Hey guys, welcome to the sixth lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक जो भी चीज़ें पढ़े हैं उन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ये हमारे रेस्पिरेशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है। ऐसे और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे, ठीक है। चलिए तो लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ सेल फ्रॉम कैटाबॉलिक रिएक्शन इज स्टोर्ड इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ। जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हम सेल से जब हम कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या, ब्रेकडाउन, तोड़ने वाला रिएक्शन। हम रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज जो फूड है उसे तोड़ते हैं और तोड़कर हम क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो वो एनर्जी जो बनती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, किस फॉर्म में बनती है? पायरुविक एसिड, एटीपी, ग्लूकोज या डीएनए? हमें अच्छे से पता है एटीपी। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था कि सेल में जब भी एनर्जी फॉर्म होगी तो एटीपी के फॉर्म में होगी, यूज होगी एनर्जी तो एटीपी के फॉर्म में होगी। यानी कि एटीपी क्या है, एक केमिकल एनर्जी है जो कि यूज होता है इन मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन चलते हैं जिससे हमारी बॉडी लिविंग स्टेट में रहती है, हम लिविंग स्टेट में रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी रिएक्शंस चलती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है और उस प्रोसेस में यूज होता है एटीपी, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे प्रोसेस होते हैं जब हम फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो हम एनर्जी को बनाते भी हैं, एनर्जी को बनाएंगे फिर उस एनर्जी को यूज करेंगे इन सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो एनर्जी किस फॉर्म में बनाएंगे, एटीपी के फॉर्म में। कब? जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, सेट्रिक एसिड, फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या पायरुविक एसिड? करेक्ट आंसर इज पायरुविक एसिड। मैंने लेक्चर नंबर 4 में आपको बोला था हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिलता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलता है पायरुविक एसिड का। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 10 रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और वो 10 के 10 रिएक्शन 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स में बटे होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के समय 3 इवेंट्स चलते हैं, ठीक है, और 10 रिएक्शंस होते हैं। ऑलराइट, 10 रिएक्शंस उन 3 इवेंट्स में बटे हुए हैं। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में अच्छे से पढ़ाया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now let's talk about question number 3. Respiration in plants occurs only during day, results in the formation of vitamins, occurs both during day and night, often requires CO2. सही ऑप्शन है occurs both during day and night। देखिए लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि जब फोटोसिंथेसिस चलता है, ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, प्लांट को सनलाइट मिल जाए, CO2 मिल जाए, H2O मिल जाए तो प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है। तो फोटोसिंथेसिस के समय लाइट जरूरी है, ठीक है, तो यानी कि ये डे टाइम पे हो रहा है। ऑलराइट, और रेस्पिरेशन के समय जब हम इस फूड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे, किस लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और उस एनर्जी को यूज करेंगे फॉर मेटाबॉलिज्म। तो जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है ना, यहाँ पे आपको कहीं लाइट की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कि लाइट जरूरी है। फोटोसिंथेसिस में तो हमें फूड बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, तो उसके लिए लाइट जरूरी है, सनलाइट, ठीक है। अब प्लांट ने ग्लूकोज बना लिया, अब प्लांट की मर्जी वो उस ग्लूकोज को दिन में तोड़े या रात को तोड़े। रेस्पिरेशन के समय क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कर रहे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो वो प्लांट के ऊपर है। प्लांट को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो दिन में भी एनर्जी बना लेगा, रात को भी एनर्जी बना लेगा, क्योंकि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके दिन के टाइम फूड बना के रखा है, ठीक है, फूड बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। अब भैया प्लांट की मर्जी है वो दिन में रेस्पिरेशन करे या रात को रेस्पिरेशन करके अपना एनर्जी बना ले, जब उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो बना लेगा।
तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आर। एंड प्रोडक्ट्स क्या है? स्टार्च एंड O2, CO2, H2O एंड एनर्जी, शुगर एंड ऑक्सीजन, या वाटर एंड एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज CO2, वाटर एंड एनर्जी। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था ग्लूकोज का हम ब्रेक डाउन कर रहे थे, ठीक है। 6 CO2 इन्वॉल्व हो रहा था ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। रेस्पिरेशन चल रहा था और हमें 6 CO2 मिल रहा था, 12 H2O मिल रहा था और साथ ही साथ एनर्जी मिल रहा था 686 किलो कैलोरी। ठीक, ये हमारा रेस्पिरेशन का पूरा रिएक्शन जो प्लांट में चलता है जब प्लांट क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। तो क्या मिलता है देखो, CO2, H2O और एनर्जी, CO2, H2O एंड एनर्जी। तो द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आर CO2, H2O एंड एनर्जी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। नेट गेन पूछा है, ठीक है। द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स बाय ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक कंडीशन इज। तो ग्लाइकोलाइसिस के समय कितना नेट गेन हो रहा है ATP का। आप एरोबिक कंडीशन या एनारोबिक कंडीशन मत देखो, क्योंकि हमें पता है अगर किसी सेल में ग्लाइकोलाइसिस होना है तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के समय भी होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के समय भी होता है। तो ये तो आपको डराने के लिए यहाँ लिख दिया एरोबिक कंडीशन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन प्रोसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो ये दोनों रेस्पिरेशन अलग अलग है, ठीक है। एक हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक हो रहा है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, लेकिन इन दोनों रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक। तो ग्लाइकोलाइसिस तो एक कॉमन रिएक्शन है, ऑलराइट। तो कंफ्यूज मत हो जाना, एरोबिक लिख दिया, ऑलराइट। तो क्वेश्चन क्या था, द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स बाय ग्लाइकोलाइसिस क्या है, 2। नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल 0, 4 या 8। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको अच्छे समझाया था, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 बनते हैं। सिंथेसाइज टोटल 4 ATP होता है, लेकिन उसमें से 2 का हम यूज कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के समय जो सेल है वो 2 ATP का यूज कर लेता है। तो डायरेक्ट गेन या नेट गेन कितना हुआ, 4 - 2। तो टोटल 2 ATP का नेट गेन या डायरेक्ट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स होता है बाय ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, जब हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन करते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, द एंजाइम विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम, फॉस्फोराइलेज, ग्लूकोफॉस्फोराइलेज, हेक्सोकाइनेज या फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ऑप्शन सही है हेक्सोकाइनेज। लेक्चर नंबर 4 में ग्लूकोज को जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का ये सबसे फर्स्ट रिएक्शन है। एक एनर्जी यूज भी होता है ATP, एक एनर्जी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ पे यूज भी होता है इस रिएक्शन में। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंजाइम कौन सा काम आ रहा है, हेक्सोकाइनेज। ये चीज याद रखिएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्लाइकोलाइसिस गिव राइज टू 8 ATP 2 NADH 2 पायरुवेट 2 ATP 2 COA कोएंजाइम है। COA का फुल फॉर्म कोएंजाइम ए है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 NADH प्लस 2 ATP 2 NADHH प्लस 2 पायरुवेट 2 ATP 2 एसीटेट या 2 NADHH प्लस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए लेक्चर 5 में अगेन ग्लूकोज को जब हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया था तो याद कीजिए फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जैसा कि अभी हमने देखा 2 NADH2 फॉर्म होता है, ठीक है। तो 2 NADH2
यूज सिंथेसाइज्ड एटीपी 4 यूज्ड 2, टोटल नेट गेन 2 का 2 एटीपी, तो यहाँ नेट गेन 2 एटीपी। और पायरुवेट 2 पायरुवेट राइट, तो यहाँ पे देखिए 2 पायरुविक एसिड को आप पायरुवेट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पायरुवेट लिख दिया, अरे पायरुविक एसिड को आप पायरुवेट भी बोलो, एक ही है, ठीक। तो ग्लाइकोलाइसिस के समय क्या मिल रहा है, 2 एटीपी नेट गेन, 2 NADH2, NADH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये NADH2 को ऐसे 2 NADH लिख दो, एक ही चीज़ है, ये बस आपको कंफ्यूज करने का, डराने का तरीका है, ठीक। तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहीं पे सिखा दे रहा हूँ ताकि जब नीट के टाइम ऐसा कहीं पे दिख जाए कि यार ये क्या है, हमने तो ऐसा पढ़ा है, ये क्या दे दिया, क्वेश्चन ही गलत है नहीं, क्वेश्चन सही है। बच्चे सोचेंगे अरे बोनस होगा, बोनस होगा, नहीं नहीं नहीं, बोनस नहीं होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए, आशा है आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा, नहीं आया तो मुझे निराशा है छोड़ो हटाओ, ये बड़ा फालतू जोक्स था। पीजे, पीजे कहते हैं ना, पीजे का फुल फॉर्म क्या होता है, इट्स अ पीजे, पैथेटिक जोक, मतलब जो गंदा जोक होता है ना तो बोलते हैं पीजे है, पीजे। छोड़ो हटाओ यार, कहाँ हम लोग पढ़ गए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन द एब्सेंस ऑफ O2, या इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2, या इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। क्वेश्चन समझे ना, रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द एब्सेंस ऑफ O2, या इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2, या इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। तो सही ऑप्शन है देखिए ऑप्शन सी, रेस्पिरेशन जो है वो O2 के प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में ही हो सकता है। अगर रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है यानी O2, तो हम कहते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, राइट, मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है O2 के प्रेजेंस में, तो हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन जो है ये O2 के प्रेजेंस एंड O2 के एब्सेंस दोनों में हो सकता है। देखिए, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2, जब एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जब प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द फर्स्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज फैट्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, वाइटामिन। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। लेक्चर नंबर 2 में मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था ग्लूकोज, याद करो लेक्चर नंबर 2 में। प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट यानी कि मेनली ग्लूकोज आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो सेल को ज्यादा पसंद कौन है, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। बट इसके एब्सेंस में अगर ग्लूकोज नहीं है तो इन द एब्सेंस और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स द रेस्पिरेटरी सबस्टेंस कैन बी फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स और प्रोटीन्स भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, लेकिन फर्स्ट प्रेफर किसको करता है सेल, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइम कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी मेनली ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, ठीक है। द एनर्जी कंटेंट इन किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट respectively is approximately in the ratio of 2:2:1, 1:2:2, 2:1:1, 1:1:2, तो अब आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, कि एनर्जी कंटेंट के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बीच में जो रेशियो है, क्या रेशियो है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1:1:2, यानी कि कार्बोहाइड्रेट 1, प्रोटीन 1, फैट 2। इसको समझने के लिए वापस लेक्चर नंबर 2 के इस टेबल को देखिए, मैंने आपको समझाया था। कार्बोहाइड्रेट का कितना है देखिए एनर्जी कंटेंट 4.1, ठीक है। इससे हम 4.0 निकाल लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक। तो हम अभी यहाँ फोकस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का कितना एनर्जी कंटेंट है 4.1, ठीक। प्रोटीन का कितना है 5.65, फैट का कितना है 9.45। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का देखो लगभग सेम है, तो हम इसे 1:1 बोल रहे हैं, लेकिन फैट का देखो इन दोनों से दुगना है, तो ये कितना हो गया 2। 4 का एक अप्रॉक्स मान लो ना, मतलब एक मान लो कि हाँ 4 का डबल 9, 9.45, 4 का डबल 9 या 5 का डबल 9.45। इस तरीके से आपको एक रफ रेशियो समझ पकड़ना है, ठीक है। रफली कितना होगा 1:1:2। ऑलराइट, तो इसीलिए बोला था इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा।
तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड, जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक जो भी चीज़ें मैंने पढ़ा है उससे जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने करा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको रिवीजन करनी चाहिए, प्लीज़ जाके एक बार और चीज़ों को देखें समझे। जो जिस क्वेश्चन, वैसे तो मुझे लगता है आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, जिन्होंने मेरे 5 लेक्चर्स 1 से लेकर 5 तक अच्छे से देखा है उन्होंने तो अच्छे से ये 10 क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले खुद ही सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। तब तक बाय, थैंक यू, टेक केयर।